कहानी की शुरुआत एक वीआईपी डिलीवरी रूम से होती है, जहां एक औरत बच्चे को जन्म देने वाली होती है, लेकिन वह बड़ी ही बेफिक्री से मैगजीन पढ़ रही होती है। लेकिन धीरे धीरे उसका सब्र जवाब दे देता है और वह नर्सों पर चिल्लाने लगती है कि जल्दी से इस बच्चे को बाहर निकालो। मगर फिर भी उसकी नज़रें अब भी मैगजीन पर टिकी हैं। तभी कमरे में एक बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजती है और एक स्टाफ मेंबर दौड़कर दादाजी को बधाई देता है। सभी लोग मिस लियो को बधाई देने लगते हैं और वो सबका शुक्रिया अदा करती है। फिर वे एक नौकरानी से पूछते हैं कि शिकुइन कहाँ है, तो वह जवाब देती है कि युवा मालिक धरती पर किसी काम से गए हैं। यह सुनकर दादाजी को बहुत गुस्सा आता है और वे अपने बेटे को निकम्मा कहकर कोसते हैं। तभी अचानक डिलीवरी रूम से एक अजीब चीख सुनाई देती है, जिससे बाहर खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। परेशान होकर मिस ली उठकर पूछती हैं कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर माँ एक चमकदार रोशनी को देखकर हैरान रह जाती है। जब दादाजी और उनके लोग कमरे में प्रवेश करते हैं तो वे वहीं के वहीं स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। वो चमक रही थी, एक बच्चे से आ रही बिजली की पीली चमक। बच्चा उस बिजली से खेल रहा था और काफी मजे में लग रहा था। बच्चा खुद सोचता है कि किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि एक आम इंसान इस महान परिवार में पुनर्जन्म लेगा और साथ ही दिव्य शक्ति भी जाग जाएगी। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, एक सिस्टम स्क्रीन सामने आकर जानकारी देती है, लाइटनिंग टाइप डिवाइन सेंस एक्टिवेट हो चुका है समुद्र स्तर की शक्ति के साथ। ये सुनते ही दादाजी हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि उनके पोते ने जन्म लेते ही वो शक्ति प्राप्त कर ली जिसे वो खुद जीवन भर नहीं पा सके। अपनी लाठी गिराते हुए वो जोर से चिल्लाते हैं, ये अवर्णनीय और जन्मजात दिव्य शक्ति है। ऐसा चमत्कार तो युगों में एक बार ही होता है। फिर वह पोते को गोद में उठाकर खुशी से झूम उठते हैं और ऐलान करते हैं कि लू कुलक्वैन ने आखिरकार एक युगों में एक बार पैदा होने वाला प्रतिभावान बच्चा पाया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर वो बच्चा यानी हमारा नायक अंदर ही अंदर सोचता है, अब इस मौके को मैं पूरी तरह से इस्तेमाल करूंगा, इस पूरे कुल को अपने अधीन कर लूंगा और अपने उस घटिया बाप को फिर कभी पुनर्जन्म का मौका नहीं दूंगा। नौकरानियां आपस में बात करती हैं, देखो युवा स्वामी तो मुस्कुरा रहे हैं और रोए तक नहीं, ये तो किसी महान भागी का संकेत है। कुल के वरिष्ठ ये वादा करते हैं कि हम अपने पूरे कुल की ताकत इस बच्ची को पालने और उसे महान बनाने में लगा देंगे। लेकिन बच्चा यानी हमारा मुख्य पात्र सोचता है, पिछले 6 महीने जब से उस कमीने ने मुझे मारा था, ऐसा लग रहा है जैसे सब एक सपना था। लेकिन अब खेल शुरू होता है। पुनर्जन्म के 1 महीने बाद उसकी माँ को एक खास टॉनिक दिया जाता है एक नौकरानी द्वारा। जैसे ही वो टॉनिक पीती हैं, उनके शरीर से एक तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है। उसी क्षण हमारे नायक को एक नई क्षमता प्राप्त होती है, एक्सेलरेटेड ग्रोथ यानी तेजी से विकसित होने की शक्ति। अब वो सिर्फ एक भ्रूण होते हुए भी डी लेवल तक पहुंच चुका था। वो सोचता है, ओ साधारण लोग पूरे जीवन खतरा उठाकर जहां पहुंचते हैं, मैं वहां जन्म से पहले ही पहुंच गया हूं। यही फर्क है कुलीनता और आम लोगों में। लेकिन उसे हैरानी होती है कि ये एक्सेलरेटेड ग्रोथ जैसी कोई के रिकॉर्ड्स में कहीं दर्ज नहीं है। आखिर ये शक्ति है क्या? 2 महीने बाद एक नया खतरा सामने आता है, माँ के असली भ्रूण से शक्ति का टकराव। एक एब्जॉर्प्शन क्राइसिस शुरू हो जाती है। लेकिन तभी उसे एक रिवॉर्ड मिलता है। अपने एक्सेलरेटेड ग्रोथ का उपयोग करके वो उस मूल भ्रूण को निगल लेता है और उसे पूरी तरह आत्मसात कर लेता है। अब उसे मिलती है उसकी इनेट लाइटनिंग टाइप डिवाइन सेंस, एक दुर्लभतम तत्वीय शक्ति जिसे पाना बेहद मुश्किल होता है। वो उत्साहित होकर सोचता है, अब जब ये शक्ति मेरे पास है तो मैं इस पूरे कुल के श्रेष्ठ संसाधनों को इस्तेमाल करूंगा और खुद को इस दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनाऊंगा। 3 महीने और बीत जाते हैं। अब उसकी लाइटनिंग टाइप डिवाइन सेंस इंटरमीडिएट स्टेज पर पहुंच चुकी है, एक ऐसी उपलब्धि जिसे पाने में कई लोगों को सालों की साधना लगती है। एक कमरे का दृश्य, फर्श पर बिखरे पड़े हैं महिलाओं के हाई हील्स और अंडरवियर। बिस्तर पर 2 लोगों के पैर एक दूसरे में उलझे हुए हैं। माहौल बेहद अंतरंग है। कैमरा ऊपर जाता है, वो औरत कोई और नहीं, हमारे एमसी की माँ है और उसके साथ है एक सुनहरे बालों वाला युवक। तभी वो पुरुष पूछता है, तुम्हें डर नहीं लगता? और महिला मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ये शादी तो बस एक राजनीतिक समझौता है, असली प्यार तो यहाँ है। पर उसका अजन्मा बेटा यानी हमारा मुख्य पात्र ये सब गर्भ में सुना महसूस कर रहा होता है। उसका मन जल रहा है। इस घटिया इंसान को क्या लगता है ये मेरा बाप है भी या नहीं? मगर माँ तो और की मांग कर रही है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। एमसी गर्भ में सोचता है, इस सारी हलचल ने मेरी ऊर्जा और शोषण को बिगाड़ दिया है। अब बस। गुस्से में आकर वह एक साथ अपनी भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ देता है। महिला अचानक चिल्ला उठती है, अरे ये अंदर से जल रहा है, ये क्या था? अब एमसी की शक्ति पहुंच जाती है डी लेवल की चरम सीमा, डी लेवल। उसे समझ में आ जाता है कि उसकी माँ का शरीर क्यों इतना अलग और प्रतिक्रियाशील है। तभी कमरे के एक कोने में दिखता है एक शांत और सुंदर चेहरा,
जो गंभीरता से महिला प्लेट को देख रहा है। वो आदमी कहता है, ये नालायक बच्चा आखिर पैदा होगा। लेकिन तभी गर्भ के अंदर हमारा एमसी अपनी आंखें खोल देता है और जैसे ही उसकी नज़र अपने वास्तविक पिता पर पड़ती है, वो उसे घृणा से देखता है। उसकी आंखों में है सिर्फ नफरत। वो सोचता है, तू एक गंदा कीड़ा है। एक फ्लैशबैक शुरू होता है। हम देखते हैं कि अपने पिछले जीवन में युवक को भयानक राक्षसों के बारे में चेतावनी दी जा रही है। एक घायल साथी चिल्लाता है, भाई लू, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। वो दोस्त बुरी तरह हार चुका है और मदद के लिए पुकारता है, लेकिन लू बस खड़ा होकर सब कुछ खामोशी से देखता रहता है। फिर अचानक एक भयानक राक्षस उसके साथी को पूरी तरह निगल जाता है और लू बस देखता है, असहाय। इसी बीच एक धोखेबाज अपने चेहरे पर क्रूर मुस्कान लिए आदेश देता है, इस राक्षस को और खिलाओ, हमें इसकी आत्मा से स्पिरिट कोर बनाना है। वो आदमी अपने शिकार को हारते हुए देखता है, तिरस्कार और मजाक भरी निगाहों से। इसी दौरान लू को अचानक एहसास होता है, एक विशाल कांटा उसकी तरफ तेजी से आ रहा है, उसे छेदने के लिए तैयार। वो पीछे मुड़कर देखता है और जो नज़ारा सामने आता है वो उसके होश उड़ा देता है। उसका ही पुराना साथी, जिसे वो भाई समझता था, अब उसे एक भारी शाखा से बेध देता है। वो शाखा सीने के पार निकल जाती है और लू को हवा में उठा देती है, बिना किसी दया के। लू नीचे देखता है अपने सीने में लगे गहरे घाव को, आंखों में हैरानी और दिल में टूटी हुई उम्मीद। ये विश्वासघात था। वो घटिया इंसान जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है अपने दुश्मन की बेबस हालत को देखकर। वो उसका मजाक उड़ाता है, कहता है, इसीलिए कहा था जब अपनी ताकत से ज्यादा भरोसा करोगे तो यही हश्र होगा। जमीन पर गिराए जाने के बाद वो युवक दर्द से कराहते हुए, तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मुझे धोखा दिया, बस इसलिए ताकि राक्षसों को खिलाया जा सके। जैसे जैसे उसकी चेतना खोने लगती है, उसका आखिरी ख्याल अपनी छोटी बहनों की तरफ जाता है। उसे याद आता है जब उसने उनमें से एक को अलविदा कहा था और वादा किया था, मैं जल्दी घर लौटूंगा। इसके बाद उसका पुराना स्वरूप एक हथियार उठाता है और एक मिशन पर निकलने की तैयारी करता है। दरवाज़ा बंद हो जाता है और पीछे रह जाती हैं 3 छोटी छोटी लड़कियां जो अपने भाई की राह तकती रहती हैं। खिड़की से चांद की तरफ देखते हुए वो लड़कियां सोचती हैं, भैया कब लौटेंगे। कच्चू वर्तमान, जहां नायक एक भ्रूण के रूप में मौजूद है, अपने शरीर में उबलती क्रोध की आग के साथ। वो उस इंसान के खिलाफ बदला खाने की कसम खाता है जिसने उसे अपनी बहनों से जुदा कर दिया। अपनी शक्ति को केंद्रित करते हुए वो भ्रूण अब एक मुक्का मारने की तैयारी करता है उसी आदमी की ओर जो बाहर खड़ा है, उसका तथाकथित पिता। और फिर वो छोटा बच्चा एक सॉलिड पंच मारता है गद्दार के चेहरे पर, उसे पूरी तरह सरप्राइज कर देता है। उस पंच के इम्पैक्ट से वो आदमी दूर जा गिरता है और माँ शौक में है कि पेट में ऐसा जोर का किक कैसा लगा। लड़के का पिता दर्द से जमीन पर गिर जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। औरत कंप्लेन करती है कि ये बच्चा तो पैदा होने से पहले ही ड्रामा कर रहा है। ग्रैंडफादर फिर नर्स को कहता है कि जाकर देखो अंदर क्या चल रहा है। स्टाफ मेंबर बताती है कि यंग मास्टर की टैलेंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, इसलिए उसका डेवलपमेंट बहुत तेज है। फिर वो हैरानी से बताती है कि बच्चा अभी पैदा होने वाला है और माँ लेबर में जा रही है। लड़का सोचता है कि रीइंकारनेट होने से पहले उसकी लिमिट पीक डीडी लेवल थी और अब वो ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब है। पेन में माँ जोर से चिल्लाती है, बेस्ट डिलीवरी टीम को जल्दी बुलाओ। जब उसकी उम्र 1 महीना हुई, लू फैमिली ने एक ग्रैंड सेलिब्रेशन बैंकेट रखा। साउथ शाओ की कई इंपॉर्टेंट फैमिलीज वहां आई, न्यूबॉर्न को गिफ्ट्स देने और उसे सेलिब्रेट करने। पार्टी के दौरान दादाजी एक वायलिन परफॉर्मेंस देख रहे थे। उनके साइड में एक मेड थी। उधर 1 महीने का हमारा प्रोटोगोनिस्ट एक मेड की गोद में शांति से आराम कर रहा था। एक गेस्ट ने मास्टर लियो को पोता होने की बधाई दी, लेकिन वो बूढ़ा शख्स खोया हुआ सा दिखा। फिर एक गेस्ट ने उस बच्चे के पिता को बधाई दी, लेकिन बच्चा उस आदमी को घूरता रहा जिसने पिछली जिंदगी में उसे गिराया था। उसे देखकर बच्चे को गुस्सा आ गया, वही दुश्मन जिसने उसे उसकी बहनों से अलग किया था। तभी वो बदला लेने की कसम खा लेता है। अपनी यादों में उसे याद आता है कि उसकी छोटी बहनें एक जायंट बर्थडे केक को लेकर कितनी एक्साइटेड थी। अपनी पिछली जिंदगी में वो फोन पर ब्रदर चैन से बात कर रहा था, जो मिशन पर देर होने की शिकायत कर रहा था। वो माफी मांगता है और वो धोखेबाज सोचता है कि उसने उसे सिर्फ इसलिए हायर किया क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। वो आदमी उसे दिमाग इस्तेमाल करने की सलाह देता है और वो लड़का उसे इस जॉब का शुक्रिया कहता है। उसकी बहनें बेसब्री से उस टेबल पर रखे छोटे से केक का इंतजार कर रही थीं। बड़ा भाई उनमें से एक को गुड बाय बोलता है, कहता है कि उसके पास एक जॉब है लेकिन वो जल्दी वापस आएगा।
फिर वो बैग में रखे अपने हथियार को निकालता है और घर से निकलने की तैयारी करता है। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, तीनों छोटी बहनें अकेली रह जाती हैं, भाई का इंतज़ार करती हुई। खिड़की से चांद को देखती हैं, ये सोचते हुए कि उनका प्यारा भाई कब वापस आएगा। दूसरी तरफ एक आदमी एक डार्क फॉरेस्ट में बने ग्लोइंग पोर्टल की ओर जाता है। वही आदमी जो पार्टी में यंग मास्टर जी को बधाई दे रहा था, सिगरेट पीते हुए दिखता है। यंग मास्टर जी इस डेंजरस ऑपरेशन का लीडर है। अपने लोगों के साथ वो मिशन की प्रोग्रेस पूछता है। वो आदमी बताता है कि वो लोग अंदर काफी देर से हैं और अब तक तो बीस्ट्स को खाना भी मिल चुका होगा। यंग मास्टर जी ओल्ड चेन की तारीफ करता है और कहता है कि वो हमेशा एफिशिएंट रहा है। फिर वो अपनी फीमेल कंपेनियन की तरफ देखकर कहता है कि वो यहाँ सिर्फ उसी के लिए आया है, लेकिन वो औरत उसे नीचा समझते हुए कहती है कि वो जी फैमिली का एक और घटिया आदमी है जो ऊपर चढ़ना चाहता है। वो ग्रुप पोर्टल की ओर बढ़ता है, उस वीरान जगह को छोड़कर जाने के लिए। उसी समय हमारे हीरो के एक साथी उसे एक पावरफुल बीस्ट के बारे में वार्न करता है। यंग मास्टर जी को हैरानी होती है कि अभी तक कोई जिंदा है, क्योंकि उसे मेडिसिन के लिए और फूड चाहिए। ओल्ड चैन को समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो सारे तो डी लेवल सोल्जर थे। तभी अचानक एक बहुत जोर की आवाज आती है और सब उस दिशा में देखने लगते हैं। उन्हें दिखता है कि एक बीस्ट के पैर पर फ्रेश जख्म है। वो मॉन्स्टर अकेले खड़े हमारे हीरो को घूरता है। भले ही वो थका हुआ और जख्मी है, लेकिन वो यंग मैन फाइनल बैटल के लिए तैयार खड़ा होता है। तभी ग्रुप का एक मेंबर धीरे धीरे पास आता है। यंग मास्टर जी पूछता है कि ये कौन है जिसने उसकी बीस्ट को चोट पहुंचाई। जैसे ही वो सर्वाइवर को देखता है, वो चौंक जाता है और उसे येन बुलाता है। यंग मैन ब्रदर चैन को आवाज लगाता है। ये समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। या चैन का दोस्त पूछता है कि क्या उसने रीइंफोर्समेंट्स बुलाए थे और दुश्मन भागने लगते हैं। प्रेजेंट में बच्चा उसी समय बदला लेने की कसम खा लेता है। वो हाथ फैलाता है और बच्चे जैसी आवाजें निकालता है उस धोखेबाज के सामने, जो उसे ध्यान से देखता है। वो आदमी कंफ्यूज है और समझने की कोशिश करता है कि बच्चा उससे क्या चाहता है। बच्चे का पिता कहता है कि उसका बेटा उसे गोद में लेना चाहता है और ये उसके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। जैसे ही वो बच्चा उठाता है, वो पीली एनर्जी छोड़ता है और अपनी लाइटनिंग टाइप पावर से दुश्मन को झटका देता है। वो आदमी दर्द से चिल्ला उठता है, पूरा शरीर झटके से कांपने लगता है। झटके से उसका हाथ खुल जाता है और बच्चा जमीन पर गिर जाता है। पार्टी में मौजूद महिलाएं चौंक जाती हैं और म्यूजिशियंस भी रुक जाते हैं। दादाजी गुस्से में सब कुछ देखते हैं। बच्चे के माता पिता हैरान रह जाते हैं। बच्चा जोर से रोता है ताकि सबको बेवकूफ बना सके। धोखेबाज डर से पसीना पसीना हो जाता है। गुस्से में दादाजी चिल्लाते हैं कि किसी ने लू फैमिली के खजाने को गिराने की हिम्मत कैसे की। वो आदमी नीचे गिर जाता है, कहता है कि उसने नहीं किया, बच्चा खुद गिरा। लेकिन पिता उस पर भरोसा नहीं करता और उसे जोर से लात मारता है। वो आदमी जमीन पर जा गिरता है, फिर गिड़गिड़ाता है कि उसने कुछ नहीं किया और अपने खजाने ऑफर करता है ताकि बच्चा ठीक हो जाए। पिता मजे से मुस्कुराता है और फिर कहता है उसे बाहर घसीट के ले जाओ और पिटाई करो। मेड बच्चे को उठाती है और वो शातिर स्माइल करता है। दुश्मन चौंकता है, समझ नहीं आता कि क्या हुआ। बच्चा और जोर से रोता है ताकि ड्रामा परफेक्ट लगे। दादाजी मेड से कहते हैं कि बच्चे को अंदर ले जाओ और देखो कि वो ठीक है या नहीं। फिर वो अपने बेटे को डांटते हैं कि इतनी बड़ी फैमिली में ऐसे बेकार आदमी की कोई ज़रूरत नहीं। पिता गुस्से में गिलास तोड़ देता है। फिर वो धोखेबाज को एक और किक मारता है और कहता है उसे कुत्तों को खिला दो। गार्ड्स उसे घसीट कर ले जाते हैं। फिर डॉक्टर आता है और बच्चे को चेक करता है। उसका शरीर बहुत पावरफुल है और वो एकदम ठीक है। दादाजी खुश होते हैं कि उनका पोता बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी है अपनी तीनों बहनों को ढूंढना जो वो पिछली जिंदगी में छोड़ आया था। वो जल्दी बड़ा होना चाहता है ताकि वो उस औरत की एसेंस ले सके। बच्चा दूध के लिए रोता है और दादाजी बहू को बुलाते हैं उसे फिर से दूध पिलाने के लिए। माँ थकी हुई होती है, कहती है उसने अभी अभी दूध पिलाया है। फैमिली हेड कहता है कि बेटे और फैमिली के फ्यूचर के लिए उसे मेहनत करनी ही होगी। वो मजबूरी में फिर से दूध पिलाती है। बच्चा फिर से रोता है और पीने लगता है। माँ कहती है कि ये बच्चा पिछले जन्म का बदला ले रहा है शायद। 3 महीने बाद बच्चा रेंगने लगता है और उसका पावर सी लेवल तक पहुंच गया होता है। पिछली जिंदगी में उसे डी से सी लेवल तक जाने में 1 साल लगा था।
लेकिन अब उसने सिर्फ दूध पीकर 3 महीने में ये कर दिखाया। एक फैमिली डिनर के दौरान बच्चा मेन टेबल की तरफ रेंगने लगता है। दादाजी गुस्सा होते हैं कि कोई उसे देख क्यों नहीं रहा। मेड माफी मांगती है, कहती है कि बच्चा बहुत तेज रेंगता है। पिता मजाक करता है कि उसे फिर दूध चाहिए शायद। माँ थकी हुई सी बोलती है कि 3 महीने से उसकी छाती पर बैठा है। लेकिन बच्चा सोचता है, टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे और स्ट्रांग बनना है। तभी बच्चा पहली बार खुद से खड़ा हो जाता है। सब शॉक्ड रह जाते हैं। फिर वो माँ की तरफ चलता है और कूद के उसके ऊपर चढ़ जाता है। माँ चिल्लाती है कि मुझे शांति से खाना तो खाने दो। सब हैरान होते हैं और बटलर कहता है कि ये बच्चा स्पेशल बॉडी के साथ पैदा हुआ है। फिर फैमिली रूल्स के मुताबिक उसके लिए एक पर्सनल सर्वेंट चुनने की बात होती है। उसे माँ की गोद में उठाकर एक एरिना में ले जाया जाता है। वहाँ 2 लड़कियां होती हैं, एक वाइट हेयर वाली डिफेंसिव पोज में और दूसरी ब्लॉन्ड लड़की उस पर अटैक करने के लिए दौड़ती है। बच्चा चौंक जाता है, ये यहाँ क्या कर रही है। वो अपनी पावर से बिजली छोड़ता है और वो ब्लॉन्ड लड़की दूर गिर जाती है। लड़की बिना कुछ सोचे रोटी उठाती है और भूख से पागलों की तरह सेल के बीचों बीच खाने लगती है। माँ के बाल खड़े हो जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट घबरा जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं किसी को शक ना हो गया हो। दादाजी हंसते हैं और कहते हैं कि उनका पोता अपने बाप से भी ज्यादा जोशीला है। लड़का सोचता है कि बच्चा होना भी एक फायदेमंद चीज है, क्योंकि बड़े लोग हमेशा उसके लिए कोई ना कोई बहाना बना ही देते हैं। फिर बुजुर्ग फैसला करते हैं कि वो छोटी लड़की अब नौकरानी बनेगी और उसे नहलाकर तहजीब सिखाई जाएगी। लड़की अब भी बहुत जोरों से खा रही है, उसे आसपास कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। पालने में पड़ा बच्चा बहुत खुश है और मुस्कुराते हुए अपनी नई नौकरानी को बुलाता है। वहीं बटलर समझाता है कि वो एक डेथ सर्वेंट है और अब उसे यंग मास्टर की रक्षा करनी होगी। सफेद बालों वाली लड़की बस सिर हिला देती है, जैसे अपनी नई किस्मत को स्वीकार कर रही हो। वो ये भी बताता है कि अब उसे मास्टर के साथ रहकर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेनी होगी जब मास्टर सो रहे होंगे। इसके बाद वो छोटी नौकरानी बच्चे के कमरे में जाती है अपनी नई नौकरी शुरू करने के लिए। जैसे ही वो पहुंचती है, बच्चा उसे देखकर बहुत खुश होकर खुद की ओर इशारा करता है, लेकिन लड़की एक चाकू निकाल लेती है और उसका चेहरा नफरत और बदले से भर जाता है। बच्चा घबरा जाता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसकी आवाज की नसें अभी नहीं बनी हैं। लड़की कहती है कि वो अभी और इसी वक्त अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेने आई है। वो हथियार उठाती है और पालने में पड़े नन्हे बच्चे पर हमला करने के लिए बढ़ती है। चाकू लिए लड़की बहुत तेजी से वार करती है, लेकिन बच्चा अद्भुत फुर्ती से वार को चकमा देकर पालने से कूद जाता है। वो जमीन पर लैंड करता है और उसके पीछे उसकी एनर्जी की परछाई रह जाती है, जिसे देखकर लड़की चौंक जाती है। फिर बच्चा अचानक उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, जिससे लड़की पूरी तरह से हैरान रह जाती है। अचानक लड़की के शरीर से हरी रोशनी निकलने लगती है। वो लड़ने की तैयारी में आ जाती है। प्रोटैगनिस्ट हैरान होता है जब उसे पता चलता है कि लड़की के पास विंग टाइप डिवाइन सेंस है। लड़की हवा की ताकत से हमला करती है, लेकिन बच्चा अपनी बिजली वाली शक्ति से खुद को बचाता है। दोनों की ताकत टकराती है और पूरा कमरा चमक उठता है। बच्चा सोचता है कि एक साथ दोनों पावर्स यूज करना उसके नन्हे शरीर के लिए बहुत भारी है। तभी उसे एक शार्प आइडिया आता है इस सिचुएशन से निकलने का। वो थोड़ा पावर यूज करते हुए बिजली का एक छोटा भाला बनाता है जो लड़की को लग जाता है। शौक से लड़की थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। छोटा बच्चा राहत महसूस करता है, लेकिन साफ दिखता है कि वो थक चुका है। जमीन पर पड़ी नौकरानी अब भी अपने शरीर में बिजली महसूस कर रही है। बच्चा धीरे से पास जाता है और उसके चाकू को छूता है, फिर खुद की उंगली काटकर एक बूंद खून निकालता है और उस खून से जमीन पर मैसेज लिखता है। उसे लगता है कि अच्छा हुआ वो स्मार्ट है और ये आइडिया निकाल पाया। मैसेज पढ़ते ही लड़की सब कुछ समझ जाती है और बच्चा अपनी बाहें फैलाता है गले मिलने के लिए, लेकिन लड़की फिर से हमला कर देती है और बच्चा याद करता है कि अरे ये तो पढ़ ही नहीं सकती। वो झट से बचता है और सोचता है कि अगर किसी ने देख लिया कि लड़की उस पर हमला कर रही है तो उसका काम तमाम हो जाएगा। उसी वक्त गद्दार आदमी हवेली में लकड़ी का बॉक्स लिए चलता आ रहा होता है। फ्लैशबैक में लड़के के पिता कहते हैं कि वो अभी जिंदा है क्योंकि वो उनके लिए अब भी काम का है। जमीन पर लेटा आदमी मास्टर का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अब वो और मेहनत करेगा।
मास्टर कहता है कि दादाजी बहुत गुस्से में हैं और अब उसे बच्चे को खुश करना होगा। वो सोचता है कि उसने अपनी सारी चीजें बेचकर एक रेयर आइटम ऑक्शन से खरीदी है। तभी उसे बच्चे की आवाज सुनाई देती है और वो चौंक कर कमरे की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि बच्चा और लड़की कमरे में एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। मौका देखते हुए बच्चा गद्दार को गहरी नजर से देखता है और दिमाग में एक प्लान बना लेता है। गद्दार कुछ समझ नहीं पाता। तभी बच्चा लड़की का हाथ पकड़ता है और उसके चाकू को घुमा देता है। फिर वो बिजली का एक छोटा झटका उसके माथे पर देता है, जिससे लड़की गिर जाती है और बच्चा हवा में उड़ते हुए चाकू को पकड़ लेता है। उसका परफेक्ट प्लान पूरा हो जाता है। बिना हिचकिचाए बच्चा खुद को कंधे में चाकू मार लेता है। चाकू खून से भर जाता है। गद्दार ये देखकर सदमे में आ जाता है और डर के मारे चिल्ला उठता है। बच्चा वो खून से सना चाकू उस आदमी की ओर फेंक देता है। वो आदमी उसे हवा में पकड़ लेता है और डर से कांपने लगता है। उसके हाथ से बॉक्स गिर जाता है। इसके बाद बच्चा गहरी सांस लेता है और अपना एक्टिंग शो शुरू करता है। वो जोर जोर से रोने लगता है, बेहोश पड़ी लड़की के ऊपर बैठकर। वो आदमी खून से सना चाकू हाथ में लिए पूरी तरह घबरा चुका होता है। रोने की आवाज सुनकर दादाजी और बाकी लोग दौड़ते हुए आते हैं। दादाजी और उनके बेटे गंभीर चेहरों के साथ सीन को देखते हैं। बच्चा रोता रहता है और लड़की से चिपक कर दिखाता है कि जैसे उसने उसे बचाया हो। गुस्से में दादाजी उस गद्दार की ओर उंगली करते हैं और उस पर अपने पोते पर हमला करने का इल्जाम लगाते हैं। गद्दार चाकू जमीन पर फेंकता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पिता उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उसे जोर का मुक्का मारते हैं। वो समझाता है कि लड़की ने ही अटैक किया था और वो बस बचा रहा था। बच्चा रोता रहता है और वो आदमी खून में लथपथ चीखता है। वो बुजुर्ग से कसम खाकर कहता है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। लड़के का पिता एक और मुक्का मारता है और गुस्से में पूछता है कि वो गिफ्ट कहाँ है। घबरा कर वो आदमी उस गिफ्ट को ढूंढता है जो उसने गिरा दी थी। दादाजी उस लड़की की तारीफ करते हैं कि उसने उनके पोते की जान बचाई और कहते हैं कि अब उसे आराम करने ले जाओ। फिर बुजुर्ग यंग मास्टर के कंधे पर हाथ रखते हैं, जिससे बच्चा थोड़ा डर जाता है। बुजुर्ग उसे लाल आंखों से गुस्से से घूरते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को कुत्तों को पालना सिखाया, लेकिन वो लू फैमिली की उम्मीद को खोने ही वाला था। सब लोग रूम से चले जाते हैं। पीछे गद्दार आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठा कांपता रहता है। वो डर के मारे पसीने पसीने हो जाता है। सोचता है अब उसका क्या होगा। तभी बच्चे का पिता मुड़ता है और उसे नफरत भरी नजर से देखता है। एक जोरदार लात मारता है और कहता है कि उसे एक चांस दिया था, फिर भी उसने धोखा दिया। वो आदमी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर आदेश देता है कि उसे घसीट कर ले जाओ और कुत्तों को खिला दो। प्रोटैगनिस्ट को लगता है उसका प्लान काम कर गया और वो चैन की सांस लेता है। कंधे पर घाव के साथ वो बच्चा बेहोश लड़की की ओर देखता है, परेशान होकर। तभी बटलर आता है और कहता है कि उसे अब लड़की को इलाज के लिए ले जाना होगा, लेकिन बच्चा घबरा जाता है। उसे याद आता है कि उसने जमीन पर मैसेज लिखा था जो अभी भी लड़की के नीचे है, तो वो लड़की के ऊपर लेट जाता है और सिर हिलाकर मना करता है। स्टाफ मेंबर बच्चे को उठाकर लड़की से दूर ले जाता है और फिर उसे वापस पालने में रख देता है। बच्चा बहुत परेशान दिखता है। जैसे ही आदमी लड़की को उठाने लगता है, बच्चा सोचता है क्या उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है और वो नौकरानी की ओर देखता है। आदमी लड़की को उठाता है और जमीन पर खून का बड़ा दाग रह जाता है। बच्चा शॉक में आ जाता है जब उसे समझ आता है कि लड़की सच में घायल हो गई है। उसके कपड़ों पर खून देखकर बटलर भी हैरान हो जाता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे चोट कैसे लगी। फिर बटलर उसे बाहर ले जाता है और बच्चे के कमरे को साफ करने का ऑर्डर देता है। अकेला पालने में पड़ा बच्चा राहत की सांस लेता है, लेकिन सोचता है ये सब हो क्या रहा है। फिर वो इन सब बातों को परे रख देता है, क्योंकि अभी उसके पास और भी जरूरी काम है। वो पालने से कूद जाता है, अपने अगले प्लान के लिए तैयार। दूसरी तरफ एक मसाज रूम में उसकी माँ के लिए एक स्पेशल ऑनेल तैयार हो रहा है। माँ को घर की एक नौकरानी बैक मसाज दे रही होती है। बच्चा अचानक दूध मांगता है और माँ की शांति भंग हो जाती है। वो उसके पास रेंगता हुआ आता है और माँ बोलती है कि ये फिर आ गया अपनी बड़ी भूख के साथ। बच्चा दूध पीना शुरू करता है और माँ शिकायत करती है कि ये कब तक पीता रहेगा, लेकिन बच्चे को अपनी ग्रोथ जल्दी करनी है ताकि वो बोल सके
और अपनी नौकरानी को सब कुछ समझा सके। एक हफ्ता बीत जाता है। लू परिवार की आलीशान हवेली में समय उड़ने लगता है और अब हमारा मुख्य पात्र 3 साल का दिखने लगता है। उसे बोलना भी अच्छी तरह आ गया है। सफ़ेद बालों वाली छोटी नौकरानी अब भी उसे शक की नज़रों से देख रही है। उसे लगता है यही बच्चा उसकी परेशानी का कारण है। और तभी बच्चा बम फोड़ता है। ये मैं तुम्हारा भाई हूँ। लड़की सन्न रह जाती है, वो वहीं रुक जाती है। उसकी आंखें गहरे लाल रंग में बदल जाती हैं। फिर बच्चा पूछता है, तुम्हारे भाई ने जो केक लाया था वो कैसा था? वो सवाल उसे यादों की गहराई में ले जाता है। भाई ने कैसे पुकारा था, चलो केक खा लो मेरी बहनों। यादों में 3 छोटी बहनें एक मेज के चारों ओर छोटे से को देखती हैं। खुशियों से भरी मुस्कान उनके चेहरे पर होती है। तीनों छोटी बच्चियां बेहद उत्साहित हो जाती हैं जब उनके सामने अचानक एक बड़ा सा बर्थडे केक आ जाता है। भाई ने अपने हाथों से केक काटा था। वो पल अभी की आंखों में ताज़ा हो जाता है। भाई को एक फ़ोन कॉल आता है। एक मिशन के लिए बुलावा है। एक बहन केक को चुराने की कोशिश करती है तो दूसरी उसे रोकती है। भाई का इंतज़ार करो, वो भी आता है। फिर तीनों बहनें खिड़की से चांद की तरफ देखती हैं। उन्हें सिर्फ अपने प्यारे भाई की वापसी का इंतज़ार है। और तभी चांद के प्रतिबिंब में एक चेहरा उभरता है। वो है उसका बड़ा भाई। चांद में उसका पुराना चेहरा उसके मौजूदा नन्हे चेहरे में बदल जाता है। नन्हा मास्टर मुस्कुराता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो ई को देखता है बेहद स्नेह से। ई को एक पल में सब याद आ जाता है। वो भाई ही है। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। ज़मीन पर गिर पड़ती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। भाई उसे चुप कराता है। कोई हमें देख न ले। वो अपने नन्हे हाथ से उसके मुंह को ढकता है ताकि उनकी राज की बात बाहर न जाए। ई उसे कसकर गले लगा लेती है। भाई, क्या सच में तुम हो? वो अब भी रो रही होती है पर उसके चेहरे पर राहत है। अरे सांस नहीं आ रही, छोड़ो ज़रा। वो शिकायत करता है। अपने छोटे शरीर में दम घुटने लगता है। लेकिन उसे गले से ई को उसकी दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता दोबारा मिल जाता है। जैसे ही ये उसे छोड़ती है हमारा नन्हा हीरो थोड़ा सांस लेने के लिए जूझता है। भाई, ये बच्चा शरीर भी ना। थोड़ा संभलते ही वो गंभीर हो जाता है। वो अपनी बहन से सीधा पूछता है, तू यहाँ कैसे पहुंची? और हमारी दूसरी बहनें कहाँ हैं? ये के आंसू अब भी बह रहे हैं और सवालों की बौछार से वो खुद भी उलझ जाती है। भाई, थोड़ा धीरे पूछो ना। फिर दोनों शांत होकर बैठते हैं और ई सच्चाई बताने लगती है। उस दिन तुम मिशन पर गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। फ्लैशबैक में तीनों बहनें भूखी थी। भाई द्वारा लाया गया केक अब भी टेबल पर रखा था। भाई को बहुत देर हो गई। क्या वो हमें छोड़कर चला गया? छोटी बहन की मासूम चिंता दिल तोड़ देती है। तभी इन्हें फैसला किया, मैं भाई को ढूंढूंगी। वो पहुंची मिशन हेडक्वार्टर। वहां देखा एक हंटर की पत्नी उस विश्वासघाती आदमी पर चिल्ला रही थी, मेरा पति कहाँ है? तुमने उसे गायब किया। पर उस आदमी ने धक्का देकर उसे गिरा दिया। पागल औरत। वो सिगरेट पी रहा था, चेहरे पर कोई पछतावा नहीं। तभी दूसरा हंटर आकर चिल्लाया, तू मास्टर लू और बाकी लोगों के साथ पोर्टल में गया था। ये के मन में एक झटका लगा। ये आदमी ही है हमारे भाई के गायब होने की वजह। गुस्से से भरकर वो आदमी अपनी आंख की शक्ति निकालता है। वो अब अपने आरोप लगाने वाले को जलाने को तैयार है। सामने खड़ा आदमी अभी भी डर से जमे हुए खड़ा है जब अचानक एक जलती हुई आग की गेंद सीधे उसकी ओर उड़ती है। बूम! वो सीधा फायरबॉल की चपेट में आ जाता है और पल भर में उसकी पूरी देह आग की लपटों में घिर जाती है। वो जमीन पर गिरता है, पूरी तरह हार चुका। बाकी सब बस चुपचाप खड़े देखते रहते हैं, कोई कुछ नहीं करता। आग छोड़ने वाला आदमी फिर कहता है, जो लोग यंग मास्टर के बारे में बकवास फैलाते हैं उनका यही अंजाम होता है। मिशन हाई रिस्क था और दगाबाज को जो मिला सही मिला। हमारा नन्हा हीरो अचानक पूछ बैठता है, बाकी बहनों का क्या हुआ? इतना सुनते ही उसकी बहन का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। वो जोर जोर से रोने लगती है। भाई पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाता है। क्या हुआ? बताओ ना। ये वो उसकी कंधे पर हाथ रखकर पूछता है।